तो आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं आयतुल्ला अली खामेनी की। कैसे वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ये सफ़र काफ़ी हैरान करने वाला है। हमारे पास खुफिया सत्ता, खामेनी का सत्ता में उदय किताब के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है समझना कि कैसे एक कम जाने पहचाने मौलवी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी ना सत्ता के बड़े दिलचस्प विरोधाभासों से भरी हुई है। एक ऐसा सफ़र जो मशहद की गरीबी से शुरू होता है और फिर ईरान के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचता है। इसमें कई ऐसे मोड़ हैं जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 1939 में मशहद के एक बहुत ही साधारण परिवार में। सुना है घर इतना छोटा था कि अगर मेहमान आ जाएं तो घर वालों को तहखाने में सोना पड़ता था, और खाने में भी अक्सर बस सूखी रोटी और किशमिश। हाँ, ये गरीबी सिर्फ एक क्या कहते हैं बैकग्राउंड नहीं थी। शायद इसी ने उन्हें ज़मीनी हकीकत का एहसास दिलाया और बाद में संसाधनों पर नियंत्रण की उनकी इच्छा को मजबूत किया। और इसी माहौल में सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने नवाब सफवी का शाह विरोधी भाषण सुना। कहते हैं कि वहीं से क्रांति की पहली चिंगारी जली उनके मन में। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि मदरसे की पढ़ाई तो वो तेजी से कर ही रहे थे, पर साथ ही वो चोरी छिपे मार्क्सवादी साहित्य और फारसी शायरी भी पढ़ते थे। ये एक तरह का दोहरापन, धार्मिक रुझान और साथ में विद्रोही जिज्ञासा, ये उनके पूरे जीवन में दिखता है। हाँ, ये विद्रोही रवैया आगे और बढ़ा, खासकर 1960 और 70 के दशक में, जब वो रूहुल्लाह खुमैनी के करीब आए। वो खुफिया तौर पर खुमैनी के जो बैन किए हुए कैसेट्स थे वो बांटा करते थे। और इसी जुर्म में आप सोचिए 6 बार जेल गए, जहां उन्हें बिजली के झटके दिए गए, पिटाई हुई। 6 बार? हाँ, और जेल के ये अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं थे, इनसे उनका राजनीतिक लचीलापन और यथार्थवाद भी बढ़ा। अच्छा, वो कैसे? ऐसे कि जहां दूसरे कट्टरपंथी मौलवी मार्क्सवादी कैदियों को अपवित्र मानकर उनसे दूरी रखते थे, खामेनी उनके साथ बैठते थे, खाना खाते थे, बहस करते थे। ये अनुभव उन्हें सत्ता, विरोध और सबसे जरूरी टिके रहने की कला सिखा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जेल में जो ये अलग अलग विचारधारा के लोगों से बहस की, उसका असर बाद में देखा जब वो सत्ता में आए और अपने विरोधियों से निपटे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि वो विचारधारा से ज्यादा प्रैक्टिकल नतीजों पर ध्यान देते थे। ये लचीलापन बाद में काम आया जब उन्हें सत्ता संभालनी थी और विरोधियों को किनारे लगाना था। उनका जीवन ही देखिए, एक तरह का दोहरापन था। दिन में कुरान पढ़ा रहे हैं, रात में उदास नज़में लिख रहे हैं, साहित्यिक अड्डों पर जा रहे हैं। शायर गुरिल्ला कहना शायद गलत नहीं होगा। फिर 1979 की क्रांति हुई, लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए। 1981 में मस्जिद में भाषण दे रहे थे और एक बम धमाका हुआ, टेप रिकॉर्डर में छिपाया हुआ था। हाँ, उसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया, फेफड़े भी बुरी तरह जख्मी हुए। खामेनी को राष्ट्रपति चुन लिया गया, जबकि कहते हैं खुमैनी शुरू में इसके हक में नहीं थे। बिल्कुल। ये घटनाएं हमले में बचना, फिर अचानक राष्ट्रपति बन जाना, ये दिखाती हैं कि वो न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि राजनीतिक तौर पर भी कितने मजबूत और शायद भाग्यशाली भी रहे हैं। ये एक तरह से इशारा था कि भविष्य में उनकी पकड़ सत्ता पर और मजबूत होने वाली है। इसी दौरान ईरान इराक युद्ध चल रहा था और प्रधानमंत्री मीर हुसैन मुसावी से उनके मतभेद भी काफी बढ़ गए थे। और फिर आया 1989, खुमैनी की मृत्यु हो गई। उस वक्त खामेनी सिर्फ एक मध्यस्तरीय मौलवी थे। सर्वोच्च नेता बनने के लिए जो सर्वोच्च धार्मिक योग्यता चाहिए होती है, मर्जाइयत, वो उनके पास नहीं थी। हाँ, ये सबसे अहम मोड़ था। विशेषज्ञ सभा ने बहुत जल्दबाजी में और काफी विवादास्पद तरीके से संविधान में संशोधन किया, योग्यता की शर्त ही हटा दी और खामेनी को सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। और उनके सहयोगी जैसे कि रफसंजानी, वो सोचते थे कि वो खामेनी को कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। खामेनी ने धीरे धीरे सबको किनारे लगा दिया। ये उनकी रणनीतिक चालाकी थी, पर्दे के पीछे की राजनीति में उनकी महारत। सही कहा। उन्होंने IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान की सबसे शक्तिशाली फोर्स है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत की, और साथ ही बुनियाद्स, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया। कहते हैं करीब $200 अरब का आर्थिक साम्राज्य है ये,
और ये सीधे सर्वोच्च नेता को ही जवाब देते हैं। हाँ, और इसी ताकत का इस्तेमाल देखा 2009 में, जब चुनाव नतीजों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे तो उन्होंने बासिज मिलिशिया का इस्तेमाल करके उस आंदोलन को कुचल दिया और साफ कह दिया, सड़कों पर विरोध करना हराम है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने एक ऐसी स्थिति को, जहां शायद वो कमजोर दिख रहे थे, पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। बिल्कुल, स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला में वो माहिर हैं। तो ये विरोधाभास ही उनकी पहचान बन गए हैं। एक तरफ वो खुफिया शायरी महफिलें करते हैं, कविताओं पर बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके शासन में लेखकों और एक्टिविस्टों पर सख्ती होती है, उन्हें जेल में डाला जाता है। हाँ, और देखिए, परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा जारी किया, लेकिन खुफिया तरीके से यूरेनियम संवर्धन को मंजूरी भी दी, ये कहते हुए कि छोटे कदम छोड़ो। वही तो, कभी जिन्हें साधारण मौलवी माना जाता था, आज उनकी तस्वीरें दुनिया भर में दिखती हैं। और शायद ये विरोधाभास ही, मतलब शायर भी, तानाशाह भी, धर्मनिष्ठ भी और जरूरत पड़ने पर क्रूर भी, इस्लामी गणराज्य में सत्ता की असलियत के बारे में कुछ जरूरी बताते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए शायद कई अलग अलग चेहरे दिखाने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि खामेनेई का इतने लंबे समय तक सत्ता में टिके रहना, ये किसी करिश्मे या बहुत ज्यादा लोकप्रियता का नतीजा नहीं है। ये नतीजा है उनकी क्रांतिकारी चालाकी, उनके धैर्य, उनके लचीलेपन और उनकी बेजोड़ रणनीतिक जोड़-तोड़ की क्षमता का। बिल्कुल, उनके विरोधियों ने भी और उनके साथियों ने भी, सबने उन्हें हमेशा कम आंका। जैसा कि उनके एक पुराने साथी ने कहा था, वो आपकी बर्बादी की योजना बनाते हुए भी मुस्कुरा सकता था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, खमहानेई के इतने लंबे शासन और उनकी इस जटिल विरासत को देखते हुए उनकी स्थायी शक्ति के पीछे सबसे अहम गुण क्या रहा है? उनकी धर्मनिष्ठा, उनका धैर्य, उनकी क्रूरता या फिर उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता? और ये भविष्य में ईरान के नेतृत्व की गतिशीलता के बारे में हमें क्या संकेत देता है? सोचने वाली बात है।